प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिर से लेके आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हम लिंक दे देंगे वीडियो का। ठीक है, और जा कर के आप सभी बच्चे प्रत्येक वीडियो को देखिए। हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे वीडियो से सारे प्रश्न को अगर याद कर लेते हैं सभी बच्चे, तो 100% जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, यही से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे बाबू। फटाफट से जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। सभी बच्चे एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है प्यारे बच्चों। और एक बात आप लोगों से हम बोलना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आज की क्लास में मज़ा आने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में 90+ हमारा जो मार्क्स है प्यारे बच्चों, कि हिंदी में जो टारगेट रखे हम कि सभी बच्चों को हम 90+ मार्क्स दिलाएंगे। अगर आप सभी बच्चे हमारा प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों वीडियो को, तो 90+ मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, 100% हम लिख करके देते हैं, आएंगे आप सभी बच्चों का। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आप सभी बच्चे जो है टेलीग्राम ग्रुप से कोई नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जुड़िए सभी लोग एकदम फटाफट से। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का खिलौना क्या है? ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का अर्थ यह होता है प्यारे बच्चों कि पुत्र की मृत्यु हो जाना। ठीक है, समझ रहे हो ना? पुत्र के वियोग में एक माँ रो रही है और उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ठीक है, इस सुभद्रा कुमारी चौहान जी खुद से लिखते हैं और बखान करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन अगर अभी तक आप सभी बच्चे नहीं देखे इस चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी से देख लीजिए सही बच्चे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री यहाँ पर कौन है प्यारे बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, कवित्री कौन है याद रखेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, ये कवित्री है प्यारे बच्चों। और चैप्टर का जो नाम है वो है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखिका कौन है प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में एक बार भर देंगे सही बच्चे। ठीक है, पुत्र वियोग की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कवित्री कि कवित्री का खिलौना है क्या चीज़? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का खिलौना क्या चीज़ है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। कवित्री का खिलौना क्या है प्यारे बच्चों? उसका बेटा है। ठीक है, जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है ना। आप सब भी बच्चे में जो है खिलौने के साथ, बहुत सारे खिलौने के साथ खेले होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार एक बच्चे का खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है। ठीक है, उसके टूट जाने पर या खो जाने पर वो दुखी हो जाता है। एक बच्चे की अगर हम बात करेंगे, तो एक बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना जो है बहुत प्रिय उसको लगता है। जो सबसे सुंदर खिलौना उसका होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर वो किसी कारणवश टूट जाता है या हेरा जाता है, ठीक है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक माँ की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक माँ की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए उसका संतान समझ रहे हो ना, पुत्र या पुत्री अत्यंत प्रिय होती है। एक माँ के लिए ठीक उसी प्रकार से उसका जो संतान है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? प्रिय होती है। उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी हो जाती है। अगर किसी कारणवश वो उनसे बिछड़ जाते हैं, तो उस समय माँ जो है बहुत दुखी हो जाती है।
आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे ना। कवित्री का खिलौना क्या है, ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद कर लीजिए सही बच्चे, ठीक है। जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न को आप याद कीजिए, आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो कवित्री का खिलौना क्या है प्यारे बच्चों, उसका बेटा है, और जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह उसे हर समय, ठीक है, हर समय अपने साथ लेकर घूमता है, उसके टूट जाने पर या खो जाने पर वह दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से एक माँ के लिए उसका जो संतान होता है प्रिय बच्चों, वो अत्यंत प्रिय होते हैं, ठीक है, अत्यंत क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। और उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है, ठीक है, समझ गए ना। प्रश्न संख्या देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और शेयर कीजिए, अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, शेयर कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद आप लोगों के लिए हम क्लास लेके आते हैं, और जो क्लास होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्लास लेके आते हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं। कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं। ऐसा वो इसलिए कहते प्यारे बच्चों, क्योंकि उनके पास तो एक ही पुत्र था जो कि उसे उसके पास से छीन लिया गया का अर्थ समझ गए आप सभी लोग ना। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए समझती है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए समझती है क्योंकि प्यारे बच्चों, उसने अपने पुत्र को दुनिया के सारे कष्टों से बचाने का प्रयास किया था। सबसे पहली बात कि उसने अपने पुत्र को दुनिया के जितने भी कष्ट थे प्यारे बच्चों, उन सारे कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए वो अपने बच्चों को गोद से नहीं उतारते थे, ठीक है। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है, अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारते थे। दूसरी बात क्या, वो चाहता नहीं था कि ठंडी में बच्चे को मिट्टी वगैरह लगे, समझ रहे हो ना। और नंबर 2 में कि उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से ही विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित न बच सका। एक पुत्र के लिए एक माँ जो है बहुत सारी चीज़ करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे कष्ट झेलती है। सबसे पहला बात क्या उन्होंने अपने पुत्र को दुनिया के सारे कष्टों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसका पुत्र जो है फिर भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह कि उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवी देवताओं से भी जो है विनती किया, फिर भी जो है प्यारे बच्चों उसका पुत्र जीवित न बच सका, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि देवी देवताओं पर से जो है धीरे धीरे जो है मनुष्य का जो विश्वास क्या होते जा रहा है, हटते जा रहा है, समझ रहे हो ना। देवी देवताओं पर पत्थर की मूर्ति को वो देवता मानकर उसमें जो है दूध, नारियल, बतासे, कई सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने में उनके पुत्र को छीन लिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 3 में कि उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आए। किन पर भरोसा करती थी, अर्थात देवी देवताओं पर वो भरोसा करती थी। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, फिर भी वो कुछ काम नहीं आए उनके, ठीक है। माँ के सामने उसका पुत्र छिन गया और वह कुछ ना कर सकी। माँ के सामने ही उनका पुत्र छिन गया और वह कुछ ना कर सके प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ गए ना कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके सामने उनके पुत्र की मृत्यु हो जाते हैं। वो जिन पर भरोसा करती है देवी देवताओं पर, फिर भी वो कुछ ना कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके सामने में उनके बच्चे की जो है, उनके पुत्र की जो है मृत्यु हो जाते हैं, ठीक है। तो एक माँ जो है इसलिए वो विवश थी, क्योंकि वो कुछ तो कर पा रही नहीं थी। क्यों, समझ रहे हो ना सभी लोग, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जिन पर वो भरोसा करते थे वो भी तो कुछ नहीं किया, देवी देवता वो भी कुछ नहीं कर सके, ठीक है। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सब प्रश्न आएंगे एग्जाम में प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, ठीक है, ले लिए।
वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, शेयर कीजिए। मात्र 5 ही क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोगों को, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। समझ रहे हैं, हमें यही बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। कमेंट एक बार ज़रूर कर देंगे, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई भी बच्चे नहीं कर रहे, कमेंट कीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 3 और 4, हमने दोनों प्रश्न एक ही बार स्क्रीन पे ला दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप सभी बच्चों को क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है और समझना है। जब आप समझ लेंगे तब प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सही बच्चे, ठीक है। चलिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र के बारे में तो आप लोग कहानी सुने ही होंगे, ठीक है। ओ सदा निराजो एक पाठ है प्यारे बच्चों, जिसमें गंडक नदी के बारे में जो बताया गया था, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा वो चैप्टर लिखा गया था, ओ सदा निरा पाठ, ठीक है। तो उन्हीं से ये दोनों प्रश्न हम लिए हैं, ठीक है। और इनसे कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 प्रश्न डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने की क्या कारण है, उनके बारे में आप सभी को बताना है, ठीक है। आइए समझते हैं ध्यान से। चंपारण क्षेत्र में पहले जो है प्यारे बच्चों, चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। पहले क्या होते थे, चंपारण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है जंगल था। धीरे धीरे क्या हो गया वहाँ पर जो जंगलों की कटाई होना स्टार्ट हो गया। जब जंगलों का कटाई होना स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों, तब वहाँ का जो ज़मीन था, धीरे धीरे वहाँ पर जंगल की कटाई होने लगा, ठीक है। और उनके बाद जो है वो महावान जो था प्यारे बच्चों समतल हो गया। पहले देखिए, पहले जो था प्यारे बच्चों वो कहाँ, वो जो था वहाँ पर जंगल बहुत अधिक था, कहाँ में, चंपारण क्षेत्र में। और जंगल अधिक होने से जैसे बारिश वगैरह होता था, पानी वगैरह आता था, तो जंगल से जो है पानी रुक जाता था ना। लेकिन अब जो है वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, सारे पेड़ पौधे को जो है काटते गए, तो धीरे धीरे अगर जंगलों की कटाई हो गया तब वहाँ पर जो महावान था वो समतल हो गया, एकदम प्लेन हो गया। अब पानी तो उसमें रुकेगा नहीं। अगर बाढ़ भी आ जाएगा तो पानी क्या रुकने वाला है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो जगह तो समतल हो गया ना, एकदम बराबर हो गया, तो वो रुकने वाला ही नहीं है। और बाढ़ के पानी का बहाव जो है प्यारे बच्चों में कई रुकावट नहीं होता था, ठीक है। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई भी रुकावट अब जो है नहीं होता था, और वहाँ बाढ़ जो है प्रचंड रूप में आने लगा। अब तो हर साल ही वहाँ पर जो है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने लगा। आई होप कि प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने की क्या कारण थे, तो चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। पहले जो है बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो कि पानी को रोकता था प्यारे बच्चों, क्या करते थे, पानी को रोक देता था, ठीक है। और धीरे धीरे अगर वहाँ जंगल की कटाई होने के बाद वो महावान जो है समतल हो गया। धीरे धीरे पेड़ पौधों की कटाई होने लगा, उसके बाद वो जो ज़मीन था वो क्या हो गया, समतल हो गया, यानी बराबर हो गया चारों तरफ से, समझ रहे हो ना। जब वो बराबर हो गया तो बाढ़ की अगर पानी अब आता है, अगर बाढ़ का पानी आता है तो वहाँ क्या होता है, रुकता नहीं है, बिल्कुल जो है चले जाते हैं, ठीक है। इधर से आते हैं उधर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हर वर्ष जो है चंपारण क्षेत्र में अभी भी बाढ़ आते हैं, ठीक है। और वहाँ बाढ़ जो है प्रचंड रूप से आने लगा, ठीक है। कहाँ में, चंपारण क्षेत्र में। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 4 है कि गंगा जो नदी है प्यारे बच्चों, गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। ये प्रश्न क्या लगता है आपको, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छप गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप गया है और डायरेक्ट पूछ लेगा कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। आखिर क्या कारण था जो अंग्रेज जो है गंगा पर पुल नहीं बनाना चाह रहे थे, आखिर इसका तो कोई तो रीज़न होगा। जी बिल्कुल इसका रीज़न था प्यारे बच्चों। चलिए समझते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेज जो थे प्यारे बच्चों, उनके खिलाफ जो है दक्षिण बिहार में, कहाँ में, दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। यह विचार फैल गया था कि अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज जो है चंपारण क्षेत्र में जो है आप लोगों को पता ही है,
वो नील की खेती के सिलसिले के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, तिनकटिया प्रणाली के बारे में। तो अंग्रेज क्या करते थे, नील किसानों पर बहुत ही अत्याचार करते थे, बहुत ही जो है अत्याचार किया करते थे, ठीक है। और वही सब जो है क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे क्या हो गया, फैलते गया। तो उसके फैलने के बाद अंग्रेज़ों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई, मतलब अंग्रेज को भगाने का प्लान हो गया उत्पन्न वहाँ पर। सब लोग सोचने लगे अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता, अभी तो सिर्फ कहाँ में फैला था, चंपारण क्षेत्र में, अगर अन्य जगहों पर फैल जाता प्यारे बच्चों, तो अंग्रेज़ों का बहुत भारी नुकसान हो जाता, नहीं होता? आप ही लोग बताइए। अभी तो सिर्फ चंपारण क्षेत्र में उनके बारे में बातचीत पता ही चला है, अगर उसके अलावा अन्य जगहों पर चल जाता, ठीक है, तब जो है इसको रहना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को सोचकर उन्होंने जो है गंगा पर पुल बनाने का दिलचस्पी नहीं लिया, ठीक है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, जो हम यहाँ किसानों पर जो अत्याचार कर रहे हैं ये सब बात कहीं अन्य जगहों पर फैले, ऐसा नहीं चाह रहे थे, ठीक है, अंग्रेज लोग। इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, ठीक है। कौन? अंग्रेज लोग। समझ गए ना? बिल्कुल आपको एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न लिखना। ये दोनों प्रश्न देख लीजिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के कारण, और दूसरा है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। आपको तो क्लियर यहाँ से दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कि अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कहाँ में? दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार समझ रहे हो ना? दक्षिण बिहार कहाँ? चंपारण क्षेत्र में है जी। अगर ये क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता, इसलिए जो है अंग्रेजों ने ऐसा सोच करके, अगर अभी तो यहाँ पर ही मेरा बातचीत सिर्फ उत्पन्न हुआ, अगर ये बातचीत अगर कहीं अन्य जगहों पर फैल जाएगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए यही सब बातों को सोचकर उन्होंने जो है गंगा पर पुल नहीं बनाने के लिए सोच लिया, ठीक है, मन में ठान लिया कि एकदम नहीं बनाना है। इसलिए गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं था, दिल ही नहीं था उसको कि हम जो है गंगा पर पुल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 5 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए इसी प्रकार से सभी बच्चे, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या जो है 5 आ चुके हैं आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। और ये प्रश्न आप सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद करना है। क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है प्यारे बच्चों। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो किस चैप्टर से लिया गया है आप लोगों को पता है ना? तो एक बार कमेंट सेक्शन में भर दीजिए सभी लोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर चैप्टर। और अर्धनारीश्वर के जो लेखक है प्यारे बच्चों, वो कौन है आप सभी को पता है? फटाफट से बताएंगे। दिनकर जी है। कौन है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी है इसके लेखक। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह हुआ प्यारे बच्चों कि आधा स्त्री और आधा पुरुष, आधा स्त्री और आधा पुरुष। और इस चैप्टर में जो है मनुष्य के जीवन के बारे में बताया, अर्थात स्त्री और पुरुष के बारे में बताया, ठीक है, कि स्त्री और पुरुष जो है किन किन रूपों का धारण कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम भगवान शिव जी को देखते हैं तो उनका भी देखिए 2 रूप, आधा स्त्री का तो आधा पुरुष का है ना, आप लोगों को पता ही है। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर जानेंगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो देखिए समझिए ध्यान से, गृहस्थ जीवन थोड़ा सा खांसी छूटता ही नहीं है, हालांकि तबीयत तो ठीक है बट खांसी जो है छूट नहीं रहा। गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, गृहस्थ का संस्कार आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में सही बच्चे, कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 16 प्रकार के होते हैं। उनमें जो है प्यारे बच्चों जो 5वें नंबर पे होते हैं ना, टोटल तो 6 संस्कार होते हैं, इस प्रकार से उसको ही कई भागों में बांटा गया, ठीक है। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार में क्या होते हैं, जैसे लोग जो शादी विवाह करके जो है अपने घर में जो प्रवेश करते हैं उन्हीं चीज़ को जो है गृहस्थ संस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना, जो शादी विवाह करके, ठीक है, अपने पति को या अपनी पत्नियों को स्वीकार करते हैं और उसके
मार्ग पर चलना, उसके रास्ते पर चलते हैं, वही चीज़ प्यारे बच्चों प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। समझे आप लोग? कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रवृत्ति मार्ग किस मार्ग को कहेंगे? गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना। जब आप दो बंधनों में बंध गए और उन बंधनों को अगर अच्छी तरह से आप निभा रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को प्यारे बच्चों हम प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे, ठीक है। तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना। कई लोग ऐसे हैं इस संसार में प्यारे बच्चों जो कि शादी विवाह करके भी जो है उस बंधनों में बंध के नहीं रहते हैं, अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, अर्थात अपने पति को कोई छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर ये इस मार्ग पर नहीं चल रहा है तब उस मार्ग को हम क्या बोलेंगे? निवृत्ति मार्ग। जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? निवृत्ति मार्ग कहलाएंगे। और जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, अपने बंधनों में जो बंधे हुए हैं, अगर उनका पालन करते हैं इसी तरीके से तो वो क्या कहलाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग कहलाएंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे बच्चों के लिए अगले दिन क्लास लेके आएंगे, ठीक है, 26 तारीख को, ठीक है। 26 दिसंबर को शाम 6 बजे आप सभी बच्चे ज़रूर जुड़िएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल RJS ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे। और जाते जाते एक बात बोल देंगे आप लोग को कि एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, सभी बच्चे फटाक से लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है।